आप सब लोगों को हेलो, नमस्कार। आज का जब पार्सिंग का मैंने सेंटेंस चुना, जो एक्चुअली ये सेंटेंस है, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि इस सेंटेंस को अगर मैं टेकअप करूं पार्सिंग में, तो एक कंसेप्ट को समझने की जरूरत पड़ेगी। और वो कंसेप्ट है, मैं इस क्वेश्चन के पार्सिंग पे आता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के पार्सिंग के पहले एक कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। आप इसको ग्रामर के क्वेश्चन का एक्सटेंशन भी ले सकते हो, क्योंकि बार बार मैंने आपको कहा था जब मैं कर रहा था तो कि पार्टिसिपल का कंसेप्ट है, कभी करेंगे कभी करेंगे। तो आज मुझे लगा कि अभी एक पार्ट ऐसा है कंफ्यूजिंग, जो मैंने मैराथन वाले ग्रुप में जब मैंने शुरू किया था, तो ये पार्ट को मेरे को बार बार लग रहा था कि इसका यूज बहुत ज्यादा आता है और इसके बारे में मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं। क्योंकि ये वर्ड आपने जब वर्ब के 5 फॉर्म में जब आप रटे थे ना, तो ग्रामेरियंस ने उन फॉर्म्स का नाम बता दिया था, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उन्होंने ये नाम दे दिया था। और इससे वो सिर्फ उन वर्ब के फॉर्म का नाम था, यूज नहीं था। मैं बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आप कहां करते हो, कहां यूज होता है। क्योंकि मैंने जो सेंटेंस दिखाया, अगर ये प्रॉब्लम आपको रहेगा तो फिर आप उसको कर नहीं पाओगे, उस सेंटेंस का पार्सिंग। इसीलिए मुझे लगा कि ये एक वीडियो में या 2 वीडियोस में, जितने में भी आ जाए, इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। और पार्टिसिपल को जब आप समझोगे तो आपको जेरंड भी साथ में ही समझना होगा, जेरंड के कंसेप्ट को भी साथ में समझना होगा। क्योंकि फॉर्म्स के नाम पे आपके पास V4, हैविंग V3, और यही V4 और हैविंग V3 आपका जेरंड भी है। अब जब मैं जेरंड की बात सुनता हूं ना, तो अधिकतर लोगों के दिमाग में बात बैठा हुआ है, या फिर हमारा कंट्रीब्यूशन, हम टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है कि वो लड़कों के दिमाग में बस बैठाए हुए हैं कि V4 होता है। अब अगर मैं इसके नाम की बात करूं, जैसे आपको जो कंफ्यूजन था, तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और शायद आपके वो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल कहीं नहीं आता। इसीलिए आपको, आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि इसको समझने के लिए उस बात को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि वो आपने नाम याद किया था, वो सिर्फ एक नाम था जिसका कोई वैल्यू नहीं था। इन दोनों का फॉर्म यही होता है। अगर मैं इसके पैसिव फॉर्म की बात करूं, तो V4 का पैसिव फॉर्म बीइंग V3 और हैविंग V3 का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन V3 होता है। और यही आपके जेरंड का भी फॉर्म होता है। जेरंड का भी फॉर्म एक्टिव और पैसिव दोनों में बनता है। अब मैं श्योर हूं कि जब मैंने कहा कि जेरंड भी पैसिव में बनता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, जबकि हकीकत यह है कि वर्ब के उस फॉर्म को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल करो सेंटेंस में, जेरंड के तरीके से, पार्टिसिपल के तरीके से, वो एक्टिव या पैसिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे मैं अभी आपको इस सेंटेंस को छोड़ता हूं मैं, और मैं जेरंड के फॉर्म को लेता हूं, जेरंड के फॉर्म को लेता हूं। अब जरा ध्यान दो कि अगर मैं लिखूं हैविंग बीन स्कोल्डेड एट अ पेटी मिस्टेक,
was the cause of his resignation तो एक बात बताइए कि आपका यहां पे was का सब्जेक्ट कौन है? was का सब्जेक्ट कौन है? पेटी मिस्टेक इस एट का ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर आप इसमें सिवाय इसके इसको सब्जेक्ट मानने के आप कुछ नहीं मान सकते हो। और अगर आपने इसको सब्जेक्ट माना तो ये जाएगा नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए शब्द को या तो नाउन होना चाहिए नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। और आपके वॉज का सब्जेक्ट अगर यहां है तो ये एक नाउन है, और चूंकि ये एक वर्बियल नाउन है इसीलिए इसको जेरंड कहा जाएगा। और ये पैसिव में बना हुआ है, यहां पे हैविंग स्कोल्डेड नहीं जाएगा, स्कोल्डिंग नहीं जाएगा। आपका जो जेरंड है वो सिर्फ V4 नहीं होता, उसके 4 फॉर्म होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जेरंड को वर्बियल नाउन कहा जाता है। आप ध्यान दो इसके नाम को, नाउन। और जैसे किसी भी नाउन को आप इस्तेमाल करते हो एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, वैसे ही आपको वर्बियल नाउन मींस जेरंड को भी वैसे ही इस्तेमाल करना होगा। हाँ, उसका एक्टिव और पैसिव फॉर्म हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसका सेंटेंस में डूअर और ऑब्जेक्ट दोनों है या नहीं है। अगर वो डूअर है, ऑब्जेक्ट है उसका, तो आप उसको एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। उसका सिंपल फॉर्म आईएनजी, परफेक्ट फॉर्म, हैविंग V3, एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जेरंड सिर्फ V4 नहीं होता। और आप अभी यहां नाम कहां ले रहे हो? पार्टिसिपल। V4 को अगर ग्रामरियंस ने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा तो आप यहां पे इसको जेरंड क्यों बोल रहे हो? इसीलिए याद रखना कि वो वर्ब का जो 5 फॉर्म था वो नाम अलग है और जेरंड पार्टिसिपल अलग है। उसमें भले ही पार्टिसिपल का नाम आया हो, बट दैट पार्टिसिपल इज नॉट दैट पार्टिसिपल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। गेटिंग? सो आपका जो जेरंड का जितना भी फॉर्म होगा, याद रखिए इसको आप नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे। और वाक्य में आप जानते हो, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नहीं तो किसी प्रीपोजिशन या वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सो ये जेरंड भी या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या किसी प्रीपोजिशन या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मैं इसमें एक और, सिर्फ ये चूंकि नाम के लिए मैंने बनाया था, बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक और पार्टिसिपल का फॉर्म होता है V3, अकेला V3। और इसको जैसे मैंने कहा, ये फॉर्म एक्टिव कहा जाता है और ये फॉर्म तीनों पैसिव होता है। वैसे ही जेरंड का भी एक्टिव और ये फॉर्म पैसिव। हाँ, V3 कभी जेरंड की तरह यूज नहीं किया जा सकता, वो जब भी यूज किया जाएगा तो पार्टिसिपल की तरह। और इसमें याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब अगर आप ऐड कर देंगे तो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इसमें हैज V3 लगा दीजिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म हो जाएगा। सो हम लोग सिर्फ इसके फॉर्म्स की चर्चा कर रहे हैं। आई होप कि मैं अपना सब्जेक्ट मैटर क्लियर कर चुका हूं कि हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। अब आप किसी भी जेरंड को लेंगे तो आप एक सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो अभी मैंने सब्जेक्ट बनाया, बचपन से आप यूज करते आ रहे हो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बचपन का सेंटेंस है, मैं हमेशा थोड़ा सा अच्छे सेंटेंस रखता हूं क्योंकि आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप जो सीख रहे हो वो एडवांस लेवल पे है। तो मैथ का कैलकुलेशन हम लोग 2 + 6 नहीं करते, वो स्कूल में किए थे। अब राम इज ए गुड बॉय क्यों? अभी वहां ग्रामर क्यों सीखने का? सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड हो। सो ये हो गया
आपका जेरंड एज ए सब्जेक्ट, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ एज ए सब्जेक्ट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। मैंने यहां छोटा सेंटेंस दिया। आप ये ध्यान दो कि इस इंजॉय के व्हाट का जवाब दे रहा है ये इंजॉय व्हाट, दैट इज प्लेइंग। प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। आई डोंट एंजॉय क्रिकेट, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। इसमें वॉचिंग नहीं है। सो आपका ये जो जेरंड है इस इंजॉय का ऑब्जेक्ट हो गया। और रूल ये है कि चूंकि ये वर्बियल नाउन है, जेरंड अपना ऑब्जेक्ट अपने बाद लेकर आ सकता है। और ये पार्टिसिपल के साथ भी लागू होगा। जहां भी वर्बियल पार्टिसिपल या जेरंड इस्तेमाल होगा, वर्ब से बना हुआ, उसका अपना ऑब्जेक्ट, जिसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, सेंटेंस के के स्ट्रक्चर से उसको कोई लेना नहीं है, वो अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है। और आप जो सुनते हो कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये जेरंड हो गया। और वो सिर्फ आईएनजी फॉर्म में नहीं, यहां पे कोई भी हो सकता है। जैसे द डिस्प्लेजर at not having been included in the team was palpable, sorry, from his face। आप ध्यान दो, यहां पे इस एट का ऑब्जेक्ट यहां आया हुआ है, वाज का सब्जेक्ट डिस्प्लेजर है। सो जिस जेरंड की बात कर रहे हैं हम लोग, वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसका फॉर्म सिर्फ बिफोर नहीं हो सकता। ये एक अलग मैटर है कि हम लोग हैविंग बीन भी3 क्यों लगाए। पैसिव इसीलिए लगाया है कि क्योंकि उसने किसी को इंक्लूड नहीं किया है, उसको इंक्लूड करने की बात थी टीम में उसको इंक्लूड करने की बात थी। इसलिए वो आदमी डूअर नहीं है, वो आदमी उसका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए पैसिव लगाया गया। और ये परफेक्ट क्यों? क्योंकि परफेक्ट पास्ट बताता है। पहले उसको नहीं शामिल किया गया होगा, तब उसके चेहरे पे गुस्सा दुख आया होगा, ना खुशी आई होगी। इसीलिए ये पास्ट बताएगा। और अब शायद आप जेरंड का इस्तेमाल कितने जगह पे होता है, आपने इसको समझ लिया होगा। अगर वो वर्बियल नाउन है तो वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, एक और चीज मैं अभी ऐड करना चाहूंगा। आपके पार्टिसिपल का मैं अगर बोलूं तो मैं जेरंड का सारा सब्जेक्ट मैटर मैंने बता दिया। इस पार्टिसिपल का V4 और V3 फॉर्म किसी भी नाउन के एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। एडजेक्टिव की तरह, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये आप बचपन से यूज करते आ रहे हो। और इसको भी पार्टिसिपल का एडजेक्टिव यूज, एडजेक्टाइवल यूज बोलते हैं। हम लोग अभी जो पार्टिसिपल लिखे थे वो एडजेक्टाइवल यूज में नहीं था, उसका अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इस पार्टिसिपल का ये वाला फॉर्म को याद रखिएगा। अब अगर आप V4 फॉर्म को देखो, जरा सोचना है आप, V4 फॉर्म को देखो, तो एक उसका पार्टिसिपल यूज,
एक उसका नाउन की तरह यूज एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक एडजेक्टिव की तरह यूज। अगर V3 को देखो तो एक पार्टिसिपल का यूज और एक एज एन एडजेक्टिव का यूज। सो अभी हम लोगों को टारगेट करना है पार्टिसिपल को। अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक्चुअली हम लोग जब अभी हम लोग चर्चा करें, किसी एडवर्बियल या एडजेक्टाइवल क्लॉज को, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी एडजेक्टिवल और एडजेक्टाइवल या एडवर्बियल क्लॉज को दूसरी तरीके से लिखने का या सिंथेटिक तरीके से, क्रिस्प तरीके से लिखने का एक तरीका है। जैसे अगर मैं लिखूं व्हेन ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, he got hurt। जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसे चोट लग गई। तुमको ये पता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। हम इसके जगह पे इसको लिखने का तरीका मैं सिर्फ प्लेइंग क्रिकेट भी लिख सकता हूं। मैं ही गॉट हर्ट। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि व्हाइल भी लगा सकते हैं, लगाइए आप। व्हाइल के बाद सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को छुपाना अलाउड है। इलिप्सिस कहा जाता है ग्रामर में इसको, कि जब सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ऑब्वियस हो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ये है कंजंक्शन। आप सीधा प्लेइंग क्रिकेट लिखो ना। प्लेइंग क्रिकेट का मतलब व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है? सो आप इस पार्ट को, इस प्लेइंग को आप पार्टिसिपल कर सकते हो। कह सकते हो नहीं, कहते हो। यही पार्टिसिपल है जो कि किसी एडवर्बियल क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म था। गेटिंग? अब इसके जगह पे हैविंग V3 कब यूज होगा, एक्टिव पैसिव कब यूज होगा, वो आपके समझने का फैक्टर ये है, ही गॉट हर्ट। तो इसका समझने का फैक्टर ये है कि पार्टिसिपल को दो ही तरीके से, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको नाम लेते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल नाम लेते हैं। समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप तब यूज करोगे, ध्यान रखना, ये भी इससे तुम जेरंड वाले भी V4 और V3 को आप वो जो जेरंड का फॉर्म था उसको भी समझ सकते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब जब तुम्हारे मेन वर्ब, दैट इज ही गॉट हर्ट, ये है तो एक एक्शन, और जब ये एक्शन हुआ उस समय में तुम्हारा मेन वर्ब भी साथ में ही हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट दोनों काम एक साथ में या जस्ट एक के सीक्वेंस के बाद दूसरा हुआ था। यहां तो साथ में ही हुआ है। उसको चोट लगी उसी समय में जब वो खेल रहा था। समझिएगा। तो आप अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करो तो both, that is finite verb of the sentence and participle happening at the same time or in sequence,
मतलब एक के ऑलमोस्ट खत्म होने के समय में दूसरा काम शुरू हो गया, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करो। एक्टिव पैसिव डूअर का होना और डूअर का गायब रहना उस पर डिपेंड करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल happened first and after its completion the finite verb, main verb took place। पहले पार्टिसिपल खत्म हुआ, वो काम खत्म हुआ, उसके बाद तुम्हारा मेन वर्ब हुआ। जैसे मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल लेता हूं, हैविंग टेकन हिज लंच ही वेंट टू मार्केट। पहले वो काम को खत्म करेगा, जब वो खत्म कर लेगा खाने का तब वो जाएगा। सीक्वेंस में नहीं हुआ है, पहले उसने इस एक्शन को फिनिश किया है। जैसे मैं एक सीक्वेंस से बोलूं, ओपनिंग द ड्रॉर ही टुक आउट हिज शर्ट, उसने ड्रॉर को खोला और अपना शर्ट निकाला। ये नहीं है कि पहले ड्रॉर खोलने का एक्शन उसने पूरा कर लिया, उसको खत्म कर लिया अच्छे से एंड देन, जबकि यहां पे इस काम को पहले वो अच्छे से खत्म करेगा तब वो मार्केट जाएगा। सो परफेक्ट पार्टिसिपल इनफैक्ट मेन वर्ब के पहले होने वाला एक्शन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब के साथ या एक सीक्वेंस में होने वाला एक्शन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीजें कहां कहां यूज की जाती हैं। एक्टिव पैसिव कैसे, मैंने यहां एक्टिव फॉर्म क्यों डाला, क्योंकि इसका डूअर भी है और उसके व्हाट का जवाब है, व्हाट ही टुक हिज लंच। जबकि जहां पे पैसिव था उसको क्यों नहीं शामिल किया, किसने शामिल किया, किसको शामिल किया नहीं दिया हुआ था, सो ये तुम्हारा वो पैसिव बना था। अब ये कि तुम्हारा एक्टिव पैसिव भी समझ में आ गया, प्रेजेंट और पास्ट भी समझ में आ गया। अब इसके कंफ्यूजन का प्लेसमेंट का एरिया समझो। पार्टिसिपल को दो तरीके से प्लेस किया जाता है। जेरंड के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है। जेरंड अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आएगा, और सब्जेक्ट है तो वो वर्ब के पहले जाने का है। लेकिन पार्टिसिपल को प्लेस करने का तरीका तुम्हारा दो तरह का है, एक एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव, अच्छा अगर ये पार्टिसिपल है, कोई एक्शन है, तो वो किसी ना किसी नाउन से तो जुड़ा होगा, चाहे एक्टिव में चाहे पैसिव में। उस नाउन के जिससे वो जुड़ा हुआ है कि पहले उसका प्लेसमेंट एट्रीब्यूटिव और नाउन के बाद तो प्रेडिकेटिव। जैसे प्लेइंग क्रिकेट ही वॉज हर्ट, ही वॉज हर्ट। ये जो खेल रहा था वो यहां था। इस नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर हमने रखा तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। प्रेडिकेटिव यूज में क्या बोला जाता है कि जिस नाउन से ये जुड़ा हुआ है पार्टिसिपल का क्लॉज, क्योंकि इसको लोग ग्रामेरियंस पार्टिसिपल फ्रेज नहीं बोलते,
क्यों? क्योंकि ये एडवर्बियल क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जिस नाउन से जुड़ा हुआ है उस नाउन के जस्ट बाद ही प्लेइंग क्रिकेट was hurt. He playing cricket was hurt. कॉमा डाल सकते हो आगे पीछे, तुम्हारी मर्जी है, कोई बार नहीं है, कोई रूल नहीं बंधा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कि आपको डालना ही जरूरी है डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में की तरह। यहां पे आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। ये उसका प्रेडिकेटिव यूज हो गया। जिस नाउन से, अब चूंकि ये इस वर्ब का सब्जेक्ट था तो ये रूल कहीं नहीं है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद वर्ब आएगा, ये रूल तो कहीं नहीं है। अदरवाइज अगर ये रहता तो सिंटेक्स पढ़ने का टेंशन ही नहीं था ना। सिंटेक्स में तो सब्जेक्ट खोजना पड़ता है, सब्जेक्ट कहां गया, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, वो कहां पे रिप्लेस हुआ है। सो आपके पास, और ये हम सब्जेक्ट और उसके वर्ब को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब जो कन्वेंशनल बच्चे हैं वो अगर ही प्लेइंग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ही वाज प्लेइंग, ये वाला वाज को यहां लगा दीजिए। कैसे भाई लगाओगे? तो फिर सेंटेंस में ही वाज प्लेइंग क्रिकेट हर्ट, इसका क्या फिर लॉजिक लोगे? वो बचपन वाला 2 + 6 इज इक्वल टू 8 वाला सिंपल स्ट्रक्चर चाहिए, पार्टिसिपल नहीं जानते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा प्लेसमेंट है। एट्रीब्यूटिव कब और प्रेडिकेटिव कब, प्लेसमेंट का पार्ट हो गया। अब इसका एक टेक्निकल प्रॉब्लमैटिक फॉर्म आप इसमें ध्यान रखिएगा। मैं एक और को अभी ऐड कर दे रहा हूं। मैंने कहा V3 पार्टिसिपल है। अभी एक सेंटेंस देखना, द मीटिंग organized on the issue of workers promotion ended without any conclusion। अब ध्यान दो इस वर्ड को, अगर तुम इसको V2 मानते हो तो मीटिंग ऑर्गेनाइज का क्या मतलब? मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज ना। अब अगर आपको लगे कि वहां वाज लगा दोगे तो ये वाज, ये एंडेड, सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे, और 2 फाइनाइट वर्ब का मतलब कंजंक्शन कहां गया? तो ये तुम्हारा एंडेड ऑन द इश्यू ऑफ वर्कर्स इन प्रमोशन, ये तुम्हारा पार्टिसिपल का क्लॉज है, और इसको एडजेक्टिवल क्लॉज बोलेंगे क्योंकि ये मीटिंग को डिफाइन कर रहा है, और यहां पे विच वाज छुपा हुआ है। अभी मैं देखो, मैं विच वाज लिखूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ने में अब स्मूथ लगेगा। द मीटिंग विच वाज ऑर्गेनाइज्ड, वही ये एडजेक्टिवल जो क्लॉज होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन का क्लॉज बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। आप अगर विच लगा रहे हो तो वाज लगाना पड़ेगा, अदरवाइज विच और वाज दोनों हटाओ, ये बन जाएगा पार्टिसिपल क्लॉज। सो पार्टिसिपल कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वो एडजेक्टिव का क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज के शॉर्ट फॉर्म का रिप्रोडक्शन है, उसके शॉर्ट फॉर्म का प्रोडक्शन है। वो आप उसको शॉर्ट करके लिखते हो और वो उसको नाम दे दिया जाता है पार्टिसिपल। सो आई थिंक कि पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, सब चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब एक परेशानी,
मैं एक V4 यहां रखता हूं, सोचना जरा, ये V4 क्या क्या हो सकता है सेंटेंस के शुरू में? ये एडजेक्टिव हो सकता है, जिसके बाद कोई नाउन आया हुआ है। ये जेरंड हो सकता है, जिसके बाद कोई नाउन जो आएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी आपका प्रॉब्लमैटिक पार्ट जो आपके कंफ्यूजन का जड़ होगा, और ये किताबों में बहुत मुश्किल से, बहुत बुरे तरीके से, शायद मुझे जहां तक याद है कि मैंने नहीं देखा है किताबों में इसको। मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करता हूं। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि V4 एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो इस नाउन से इसका कोई मतलब नहीं है, इस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैंने उसको जेरंड लिया, और मैंने अभी कहा कि वर्बियल नाउन के बाद रखा हुआ वर्बियल नाउन अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है, तो हमने जेरंड यहां पे रखा। या फिर मैं उसको पार्टिसिपल की तरह यूज करूं, और इस पार्टिसिपल के बाद आने वाला नाउन इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। तो ये खाली V4 देख के तो ये आइडिया नहीं लगेगा। जरा सोचना कि ये जेरंड है कि पार्टिसिपल है कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है पार्टिसिपल को, क्योंकि तीनों में हम उसके बगल में नाउन रख सकते हैं। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, अब तुम ध्यान देना। मैंने एक सेंटेंस बनाया है, डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। अब अगर मैं हैव प्लस V3 का सब्जेक्ट खोजूं, और तुम अगर बोलो कि कंट्री सब्जेक्ट है, तो डेवलपिंग हो गया पार्टिसिपल का वो फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, और कंट्रीज इसका हो गया सब्जेक्ट। बट जरा मैं वर्ब उसके साथ उसका कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो भी होता है, और अगर सब्जेक्ट को साथ में निकाल के रखूं, तो सेंटेंस तो मीनिंगफुल हो जाएगा। अब मैं निकालता हूं, कंट्रीज हैव बिकम डिफिकल्ट, देश मुश्किल हो गए हैं। गेटिंग? देश मुश्किल हो गए हैं। अब जरा एक बात बताइए कि यह सेंटेंस का मतलब क्या है? मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है जो आपके खोपड़ी में एडजेक्टिव के तौर पे बैठा हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश। अब मैं बोलूं विकासशील देश मुश्किल हो गए हैं, कि देशों का विकास करना इन्वायरमेंट को देखते हुए, इन्वायरमेंट के सारे इन्वायरमेंट सुरक्षा के सारे नियमों को रखते हुए देश का विकास करना मुश्किल हो गया है। अभी क्या हुआ है कि इस सेंटेंस में ये V4 एज ए जेरंड यूज हुआ है, जो कि इस हैव बिकम का सब्जेक्ट है। कॉमन एरर हैज होगा, और ये जो कंट्रीज है इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना, इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। विकास करना मुश्किल हो गया है, देश मुश्किल नहीं हुए हैं। विकास करना किसका? कंट्रीज का। समझिए आप। दूसरा सेंटेंस, सेम सेंटेंस, डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन द हेड्स ऑफ द स्टेट्स आर फेसिंग एन अपहिल टास्क। अभी इस आर फेसिंग का कौन फेस कर रहा है? द हेड्स ऑफ द स्टेट। द हेड्स ऑफ द स्टेट का मतलब देश के मुखिया, देश के जो चलाने वाले लोग हैं।
तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो यहां आ गया ना, और अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, और वो क्या फेस कर रहे हैं, एक बहुत मुश्किल टास्क फेस कर रहे हैं, तो ये अब डेवलपिंग कंट्रीज अगर बोलोगे तो ये एडजेक्टिव नहीं है, इस बार ये पार्टिसिपल है। और यही पार्टिसिपल, क्योंकि यही डेवलप करेंगे ना, एक्टिव में क्यों है, क्योंकि द हेड्स विल डेवलप द कंट्रीज। सोचना जरा। और ये जो है इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। देखो जरा, ध्यान दो, एक ही सेंटेंस, थोड़ा बहुत चेंज, कहीं पे जेरंड, कहीं पे ऑब्जेक्ट। और आप यहां देखो, डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन इज हार्मिंग द इकोसिस्टम इन एन इरेपरेबल वे। डेवलपिंग कंट्रीज, अब जरा सोचिए कि इस इज का सब्जेक्ट कौन है, डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज। हु इज हार्मिंग इकोसिस्टम, डेवलप करना हार्म कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज हार्म कर रहे हैं। तो इस बार कंट्रीज सब्जेक्ट है, और ये एडजेक्टिव है जिसके साथ लगा हुआ है नाउन। ये एडजेक्टिव है जिसके साथ लगा हुआ है नाउन, और ये हो गया कॉमन एरर। डेवलपिंग कंट्रीज आर हार्मिंग द इकोसिस्टम इन एन इरेपरेबल वे। सो आपका एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड, कभी एडजेक्टिव बनेगा, कभी पार्टिसिपल क्लॉज बनेगा, कभी जेरंड बनेगा। आप जरा देख लीजिएगा ध्यान देके। आई होप कि आपको मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम का एरिया बताया था, दिखाया, और आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अपने सेंटेंस का पार्सिंग करता हूं। अब इसको जरा देखो, मैंने एडिटोरियल से निकाला है, एक्सटेंडिंग मर्सी। अब दो चीजें होंगी, या तो एक्सटेंडिंग तुम्हारा, क्योंकि एक्सटेंडिंग मर्सी ये एडजेक्टिव तो नहीं बन सकता, एडजेक्टिव तो नहीं बन सकता। एक्सटेंडिंग एडजेक्टिव कैसे बनेगा, एक्सटेंडिंग व्हाट, मर्सी। तो ये या तो जेरंड है, नहीं तो पार्टिसिपल है। अब अगर ये जेरंड है तो ये बनेगा सब्जेक्ट, और अगर ये पार्टिसिपल है तो सेंटेंस में आए हुए वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा। अब आप ध्यान दो, एक्सटेंडिंग मर्सी, अभी यहां पे तो हम लोग रोक लेते हैं। टुवर्ड हो गया प्रीपोजिशन, समवन, टुवर्ड समवन, ये टुवर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। ओवर होम, अब ये तुम्हारा रिलेटिव क्लॉज, वी होल्ड पावर ऑफ एन समवन हु हैज हर्ट और हार्म्ड अस, ये पूरा का पूरा रिलेटिव का प्रोनाउन का क्लॉज हो गया। अब इसके बाद एक लगा वर्ब। अब तुम अगर इसको जेरंड बोले तो ये वर्ब इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये उसका वर्ब हो जाएगा। अगर तुमने पार्टिसिपल लिया तो ये वर्ब का एक सब्जेक्ट होना चाहिए था। ये लेटस नहीं लिखा हुआ है, लेट अपने आप में एक फुल फ्लेजेड वर्ब होता है, जैसे गो, जैसे प्ले, जैसे ईट, वैसे ही लेट होता है। उसका एक इंपरेटिव ही होता है, लेटस गो। अब आप ध्यान दो कि ये किसी भी एंगल से पार्टिसिपल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये तुम्हारा जेरंड हो गया, इस जेरंड का ये ऑब्जेक्ट है, और ये तुम्हारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और इस लेट की जगह पे इसको V5 में डालना होगा, क्योंकि स्टैंडिंग सब्जेक्ट है, तो लेट्स हो जाएगा। लेट्स मीन्स अलाउज। तुम वहां पे लेट्स को हटा के अलाउज पढ़ो ना,
कोई अंतर नहीं पड़ता। एक्सटेंडिंग मर्सी अलाउज अस, अलाउ का या लेट का ये, और लेट के बाद जो इन्फिनिटिव आता है उसका टू भी वन का टू साइलेंट होता है। सेट असाइड, इग्नोर करना। नॉर्मल क्वेश्चंस एंड फीलिंग्स ऑफ फेयरनेस, ब्लेम, जस्टिस, रिवेंज। जिसने कभी हमें हानि पहुंचाई है, जो पावरफुल होता है, जिस पर हमारा अधिकार होता है, अगर उसको हम क्षमा करते हैं, अगर उसने हमें हानि पहुंचाई है, हमें दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, जिस पे हमारा पावर होता है, ये हमको, अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस, ब्लेम, जस्टिस के नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब आप जरा सोचो कि ये पार्टिसिपल और जेरंड मैंने अभी, अब आपका काम क्या होगा, आप कितना इसमें प्रैक्टिस करते हो, कितना आप सोचते हो, रादर देन ये कि आपका खाली नाम लेके जेरंड बिफोर होता है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये काम नहीं करेगा। आई होप आज का डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका ये, इसका पार्सिंग आपको समझ में आया, ये जेरंड कैसे है ये समझ में आया, पार्टिसिपल क्यों नहीं है ये समझ में आया, एंड हाउ डिड यू टेक द क्लास। सी यू with the next video. थैंक यू आप लोग।